गाइस हमने पिछले वीडियो पे बेसिक्स ऑफ इंटीजर को डिस्कस किया था। नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, एब्सोल्यूट वैल्यू, एडिटिव इनवर्स। ओके, तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाए और फिर आप प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएँ। ठीक है, तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। Okay, the closure property under addition. The integers are closed under addition. That is for any two integers a and b. a plus b is an integer. इसका मतलब ये होता है कि अगर दो इंटीजर्स जो होता है वो हमेशा क्लोज्ड होता है अंडर एडिशन। इसका मतलब अगर दो इंटीजर है, दो इंटीजर का सम करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 and 4 बोथ आर इंटीजर्स, ऐड करने पे आता है 7, वो 7 भी एक इंटीजर है। ओके, उसी तरह -9 इज ऑल्सो इंटीजर एंड 7 इज ऑल्सो अ इंटीजर। इसको ऐड करेंगे तो -9 + 7 करेंगे तो -2 आएगा, वो भी एक इंटीजर है। तो इससे ये पता चलता है कि हमेशा हम लोग अगर दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा इंटीजर ही आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही बताता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। ठीक है, एडिशन अगर होगा इंटीजर्स का तो वो कम्यूटेटिव होगा। जैसे फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a + b एंड b + a बोथ आर इक्वल। ओके, अगर हम लोग इंटीजर को जैसे a और b दो इंटीजर हैं ऐड किए, फिर उसी को पोजीशन को इंटरचेंज करके ऐड किए, b + a किए, बोथ दोनों का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं। जैसे 5 इज़ अ इंटीजर, -6 इंटीजर। पहले 5 को पहले लिखे हैं, उसके बाद ऐड करके -6 इंटीजर को लिखे हैं, सॉल्व किए, प्लस माइनस माइनस हो गया, आंसर -1 आ गया। ओके, उसी तरह -6 को पहले लिखे, उसके बाद 5 को लिखे, -6 + 5 आंसर -1। तो जब हम लोग 5 को पहले लिखे तो आंसर -1, जब -6 को पहले लिखे आंसर -1। बोथ केस में पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद भी जो आंसर आ रहा है -1 आ रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 5 + -6 एंड -6 + 5 आर इक्वल। तो ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स आर ऑलवेज कम्यूटेटिव। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या है? एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, अगर इंटीजर्स का एडिशन हो रहा है तो वो एसोसिएटिव है। अब वो कैसे? फॉर एनी 3 इंटीजर्स। एसोसिएटिव केस में हम लोग 3 इंटीजर्स को लेंगे, a b c। फर्स्ट केस में फर्स्ट यहाँ पे ये जो हम लोग को दिखने को मिल रहा है कि a + विदिन ब्रैकेट b + c, तो ये 3 इंटीजर को हम लोग ऐड ही करेंगे। बट सेकेंड दो इंटीजर्स है उनको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में क्या कर रहे हैं कि पहला दो इंटीजर्स है उसको ब्रैकेट में रख रहे हैं और थर्ड वन को आउट ऑफ ब्रैकेट रख रहे हैं। तो जब हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने के बाद भी हमारा आंसर दोनों का सेम ही आ रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। जैसे 5 ले लिए, -6 एक इंटीजर है और 4 है। तो पहला केस में ये 3 इंटीजर को हम लोग क्या किए, पहला में 5 आउट ऑफ ब्रैकेट है, बाकी 2 इंटीजर विद इन ब्रैकेट है, उनको सॉल्व किए तो -6 एंड +4 सॉल्व करके आया -2, 5 - 2 आंसर 3। ओके, फिर क्या किए नेक्स्ट केस में, पहला 2 को ब्रैकेट में डाले हैं और 4 जो कि इसमें ब्रैकेट में था, इसमें मतलब 4 को आउट ऑफ ब्रैकेट किए, सॉल्व किए, पहला ब्रैकेट वाला -1 आया, +4 किए तो 3 आ गया। तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। तो बोथ द केस में जब हम लोग ब्रैकेट को चेंज कर रहे हैं, ब्रैकेट का पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आंसर हमारा सेम ही आता है। ठीक है, तो इससे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाता है इंटीजर्स का। इसीलिए क्या बोला गया है, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, ये था आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, ये जो आपका लिखा हुआ है इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है कि इस तरह के फॉर्म में आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कंडीशन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको इसी तरह का फॉर्म दिया रहेगा, आपको बताना होगा कि ये पॉजिटिव, ये एसोसिएटिव है क्या या फिर कोई और प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आइडेंटिटी अंडर एडिशन। इंटीजर्स, ज़ीरो इज़ आइडेंटिटी अंडर एडिशन। ठीक है, एडिशन के केस में ज़ीरो जो होता है वो आइडेंटिटी कहलाता है। कैसे? दैट इज़ फॉर एन इंटीजर ए प्लस ज़ीरो एंड ज़ीरो प्लस ए इज़ ए। मतलब अगर ए के साथ कोई भी इंटीजर है, मान लेते हैं ए, उसके साथ ज़ीरो को ऐड करें या फिर ज़ीरो को पहले ऐड करें फिर ए लिखें, आंसर तो हमारा ए ही आएगा, कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है। तो इस केस में ज़ीरो जो कि एडिशन के केस में आइडेंटिटी कहलाएगा ऑलवेज। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर ज़ीरो को बाद में ऐड कर रहे हैं या फिर पहले ऐड कर रहे हैं, आंसर वो इंटीजर ही आ रहा है। तो ये है आपका आइडेंटिटी अंडर एडिशन। आपको जब रूल्स पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो आपको इस तरह का फॉर्म दिखने को मिलेगा, तो आपको बता देना है कि आइडेंटिटी अंडर एडिशन है। क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तब आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कहाँ पे किस तरह का प्रॉपर्टी आपको बताना है। अब नेक्स्ट जाते हैं हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, इफ फॉर एनी इंटीजर्स ए प्लस माइनस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो पिछले वीडियो में हम लोग इन्वर्स, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था, वही है यहाँ पे इन्वर्स अंडर एडिशन। एडिटिव इन्वर्स मतलब अगर वन इज ए इंटीजर, इसका एडिटिव इंटीजर -1 होगा। अगर -1 इज ए इंटीजर, इसका एडिटिव इन्वर्स +1 होगा, मतलब सिर्फ 1। तो इस केस में भी आपका यही है। अगर हम लोग एक इंटीजर का सम उसी के एडिटिव इन्वर्स के साथ करते हैं और फिर उस मतलब और या फिर उस दोनों का पोजीशन को हम लोग इंटरचेंज करके लिखते हैं तो आंसर हमारा ज़ीरो ही आता है। ठीक है, तो पता क्या चल रहा है, -a इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ a एंड a इज़ द इन्वर्स ऑफ -a। दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है और दोनों को जब ऐड कर रहे हैं आंसर ज़ीरो आता है। जैसे 21 का केस देख लिए, उसमें भी देखिए यहाँ पे -+21 फिर प्लस दिए हैं, -1 इसका एडिटिव इन्वर्स लिखे हैं, या फिर -21 जिसका एडिटिव इन्वर्स है 21 उसको ऐड किए। मतलब दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है, दोनों को ही आगे पीछे पोजीशन इंटरचेंज करके ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि अगर कोई भी इंटीजर है उसका अपोजिट साइन उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। जैसे 3 का एडिटिव इन्वर्स -3, 4 का एडिटिव इन्वर्स -4। ओके, तो ये था आपका एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, अब हम लोग सब्सट्रैक्शन का प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। सब्सट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, इस केस में भी वही सेम क्लोजर प्रॉपर्टी ही आएगा, बट यहाँ पे हम लोग को देखना है कि वो सब प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं। ओके, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्सट्रैक्शन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन दैट इज फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a माइनस बी इंटीजर्स। सेम जिस तरह वहाँ पे हम लोग दो इंटीजर्स का सम कर रहे थे तो आंसर जो आ रहा था वो इंटीजर्स आ रहा था, यहाँ पे भी दो इंटीजर का जब हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे आंसर जो आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। जैसे -21 इज़ ए इंटीजर, -9 इज ऑल्सो इंटीजर। दोनों को जब हम लोग माइनस कर रहे हैं तो जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो एक इंटीजर ही आ रहा है। तो जब हम लोग दो इंटीजर का माइनस सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वैल्यू हमारा इंटीजर ही होता है। तो अगर ये वैल्यू हो जा रहा है, ये इंटीजर आ जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये था क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग एडिशन में क्या देखे थे कि अगर दो इंटीजर को ऐड कर रहे हैं फिर उसको उन दोनों का पोजीशन को इंटरचेंज करके ऐड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर ऐड कर रहे थे उस टाइम, तो उसमें क्या होता है, वैल्यू सेम आ जा रहा था। बट क्या सब्सट्रैक्शन में भी ऐसा है, वैल्यू को इंटरचेंज करने से आएगा सेम आंसर? तो यहाँ पे वो केस में यह एप्लीकेबल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू का साइन है, मतलब यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो एग्जांपल लेकर उसको डिस्कस करते हैं। जैसे 8 इज इंटीजर, -6 इज ऑल्सो इंटीजर। ये दोनों को पहले इस तरह लिखें, उसके बाद बीच में माइनस दिए हैं, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, आंसर आया 14। बट जब -6 को यहाँ पहले लिखें, ओके, और फिर 8 को लिखे हैं और फिर बीच में जो कि माइनस सब्सट्रैक्शन का साइन होगा तो किए तो हमारा आंसर -6 और -8 दैट इज -14, दोनों डिफरेंट आंसर। तो दोनों केस में आंसर डिफरेंट आ रहा है, इसलिए ये नॉट इक्वल्स टू। ओके, अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग ये प्रॉपर्टी जो है सब्सट्रैक्शन का लास्ट प्रॉपर्टी है,
जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग ब्रैकेट का जो केस था वो इसमें एप्लीकेबल है। सब्सट्रैक्शन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर, क्या ये एप्लीकेबल है? तो नो, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए नो। ठीक है, सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे? जैसे ए बी सी इंटीजर है, जब ये दोनों का ब्रैकेट को क्या किए उस जैसे उस तरह किए थे, यहाँ पे भी ब्रैकेट को बाद का दो इंटीजर्स में हम लोग ब्रैकेट डाले हुए हैं, और सेकंड केस में फर्स्ट का दो इंटीजर में ब्रैकेट डाले हुए हैं। आंसर जो आएगा वो अनइक्वल आएगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे 5, 6 एंड 4 ये तीन इंटीजर्स हैं। तीन इंटीजर्स को जब हम लोग क्या किए, बाद का दो इंटीजर्स को ब्रैकेट में लिखे, तो आंसर जो आया हमारा 3 आया। जैसे 6 - 4 हो गया यहाँ पे 2, ऑलरेडी यहाँ पे बीच में माइनस है तो 5 - 2 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किए, फर्स्ट दो इंटीजर को ब्रैकेट में लिए हैं और लास्ट वन को आउट ऑफ ब्रैकेट सॉल्व किए। यहाँ पे तो -1 आएगा, 5 - 6 6 बड़ा है तो साइन ऑब्वियसली यहाँ पे -1 का आएगा, एंड माइनस यहाँ पे ऑलरेडी बीच में है तो यहाँ पे -5, यहाँ पे 3, यहाँ पे -5। आंसर आर डिफरेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बोथ केस जब इंटरचेंज किए हम लोग ब्रैकेट का पोजीशन को, तो आंसर हमारा अनइक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो एडिशन का ये तीन ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पे एडिटिव इसमें जैसे एडिटिव आइडेंटिटी था, एडिटिव आइडेंटिटी सब्सट्रैक्शन नहीं होता इस तरह का कोई बात, इसीलिए यहाँ तक यहाँ इसका प्रॉपर्टी सीमित है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन की ओर बढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ पे भी वही सेम क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या इसमें एप्लीकेबल है? तो इस केस में एप्लीकेबल है। ठीक है, ओके। कैसे? इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ फॉर एनी इंटीजर्स ए एंड बी। ऑब्वियसली जब हम दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे 5 × 6 तो आंसर 30, वो भी एक इंटीजर है। ओके, -9 -3 मल्टीप्लाई किए 27, वो भी एक इंटीजर है। इससे पता चलता है जब दो इंटीजर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो आएगा वो एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो ये था क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या एप्लीकेबल है। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, यहाँ पे कम्यूटेटिव होगा। जैसे अगर दो इंटीजर को ए और बी मल्टीप्लाई करें या फिर बी और ए मल्टीप्लाई करें, आंसर तो वही आएगा ऑब्वियसली। जैसे 9 × -6 करें तो आंसर -54, -6 × 9 किए आंसर -54। तो बोथ केस में क्या होगा, जब पोजीशन इंटरचेंज किए, आगे पीछे किए, आंसर वही आ रहा है। तो इस केस में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी क्या एप्लीकेबल है? तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। मल्टीप्लाई के केस में प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है, ठीक है, बट माइनस के केस में एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव एप्लीकेबल नहीं था। जैसे तीन इंटीजर ले लिए, तो पहले का दो, यहाँ पे हम लोग पहले का दो में ब्रैकेट डाल के लास्ट वन को आउट ऑफ ब्रैकेट किए। उसके बाद क्या किए, पहले को आउट ऑफ ब्रैकेट, लास्ट दो इंटीजर्स को आउट, ठीक है, इनसाइड ब्रैकेट रख के सॉल्व किए। तो आंसर जो आएगा वो दोनों का सेम ही आएगा। जैसे एग्जांपल में पहले क्या किए, पहले दो यहाँ पे इंटीजर्स जो है -3 है, -2 है एंड 4 है। तो पहला दो इंटीजर को ब्रैकेट में रख के सॉल्व किए, ब्रैकेट में रखे हुए हैं, और एक जो लास्ट वाला इंटीजर है उसको आउट ऑफ ब्रैकेट रखे हैं, सॉल्व किए। तो ये दोनों का तो -3 - 2 जो है वो 6 देगा, एंड जो बाहर में 4 है वो 4 रहेगा। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पे ऑलरेडी, इसीलिए 6 रहा। इसीलिए 6 × 4 जो होता है 24। आपको ये पता होना चाहिए, जब हम लोग माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई होता है, माइनस का इंटीजर या फिर माइनस का डिजिट को माइनस का इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर हमारा पॉजिटिव देता है। बट अगर प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो तो आंसर हमारा नेगेटिव आता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे इसको नोट आउट करिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या किए, सेकंड केस में फर्स्ट वन को आउट ऑफ ब्रैकेट रखें, लास्ट का दो को विद इन ब्रैकेट रखें। तो जब ये किए तो यहाँ पे -8 हो गया, विद इन ब्रैकेट जो है -2 एंड मल्टीप्लाई 4 -8 हो गया, क्योंकि +4 है, या माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी -3 है। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 24 ही आया, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24। बोथ केसेस में क्या हो रहा है, आंसर सेम आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों इक्वल है, इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल है।
ओके, तो ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब एक अलग प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे मतलब मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होता है। ये कैसा होता है वो आप लोग देखिए। इसमें आपको ये चीज़, ये जो लाइन हम लोग लिखे हैं ये आपको ध्यान में देखना है। जैसे जब हम लोग a को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 इंटीजर हैं a b c, तो a को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे b और c अंडर ब्रैकेट का फॉर्म के साथ, तो क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला, इसका एक रूल होता है कि a पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच का जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा, फिर a c के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आपको पता होगा। ये था एडिशन वाला। अब इसी का सब्सट्रैक्शन किए तो सेम a पहले b के साथ मल्टीप्लाई हुआ, बीच में माइनस, फिर a c के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो ये जो चीज़ है ये बराबर होगा, ये जो होगा इसका जो डायरेक्ट वैल्यू आएगा और ये करने से जो वैल्यू होगा हमेशा सेम आएगा। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। चलिए 3 इंटीजर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, -8, -5 एंड 3। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या कि ये जो 8 है उसको बाहर रखें, अब -5 और 3 को ब्रैकेट में रखें और यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो जब हम लोग क्या किए, पहले इस फॉर्म में लिख के सॉल्व किए, तो विद इन ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व किए तो -5 और +3 का सॉल्व आया तो -2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा, +16, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसी का इस फॉर्म को अगर देखें अलग अलग मल्टीप्लाई करके, जैसे -8 मल्टीप्लाई -5 हो गया, इस -8 को -5 के साथ अलग मल्टीप्लाई किए और -8 को 3 के साथ अलग मल्टीप्लाई किए, तो इसका भी, इसका क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 40 और -8 × 3 -24, यहाँ पे प्लस था तो प्लस और माइनस यहाँ पे बन गया माइनस, तो सॉल्व किए तो 16 आया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, दोनों केस में क्या हो रहा है, सेम आंसर आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं ये फॉर्म यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्या किए, इस फॉर्म को इसके बराबर लिख दिए। ये था अंडर एडिशन। ओके, अब अंडर सब्सट्रैक्शन देखेंगे, सेम एकदम सेम है, सिर्फ यहाँ पे बीच पे माइनस रहेगा। ठीक है, इंटीजर्स वही है आपका -5, 3, 8, -8, तो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का साइन होगा। ठीक है, जब इस फॉर्म में लिखे तो अंडर ब्रैकेट सॉल्व किए करेंगे तो -5 और -3 जो होगा वो -8 होगा, ऑलरेडी बाहर में -8 है, -8 × -8 64। ठीक है, ठीक है, अब क्या किए हम लोग, इस फॉर्म को देखेंगे, इस फॉर्म को देखेंगे। ओके, तो पहले क्या किए, माइनस के फॉर्म में लिखे और ये तो 64 आ गया। इस फॉर्म को अब देखेंगे तो क्या होगा, अलग अलग से मल्टीप्लाई होगा, -8 का 5 के साथ और -8 का 3 के साथ। तो पहला केस में -8 मल्टीप्लाई -5 40, सेकंड केस में -8 मल्टीप्लाई 3 24, ये ब्रैकेट में 24 लिखे क्योंकि माइनस जो है आपका यहाँ पे वो इसके साथ प्लस हो गया, तो यहाँ पे माइनस हुआ, -24, ऑलरेडी यहाँ पे बाहर में माइनस, तो इस माइनस को अलग से लिखे, फिर सॉल्व किए तो माइनस और माइनस, जब ब्रैकेट इसका हटा तो ये माइनस प्लस हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे 64 आ गया, यहाँ पे भी 64, बोथ केस में आंसर सेम। तो ये जब कंडीशन है आपका यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है, ये और ये बराबर हो जाता है। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर ना क्लियर हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आया। मैं अगले इंटीजर्स के वीडियो में आपको ये प्रॉपर्टी फिर से रिपीट कर दूंगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन का। अब लास्ट 2 प्रॉपर्टी रह गया मल्टीप्लिकेशन का, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी था उसी तरह मल्टीप्लिकेशन का भी है। इफ़ फॉर एनी इंटीजर a मल्टीप्लाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाई a, आंसर इज a, तो इस केस में 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उस केस में 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। बट मल्टीप्लाई के केस में क्या था, मल्टीप्लाई केस में 1 जो है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे 1 को आप आगे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा। ठीक है, यहाँ पे -6 मल्टीप्लाई 1 है इस केस में। तो पहले क्या किए कि यहाँ पे हम लोग क्या किए, 1 को बाद में मल्टीप्लाई किए और इस केस में 1 को पहले मल्टीप्लाई किए। आंसर तो हमारा जो इंटीजर है
वो ही होगा। तो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करिए आगे या फिर पीछे, आंसर आपको वही इंटीजर ही मिलेगा। तो ये था एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम लोग देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो इस केस में आपको इन्वर्स समझना है अच्छा से। इन्वर्स क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के? उस केस में एडिशन के केस में इन्वर्स क्या था कि उसी का अपोजिट्स है। बट मल्टीप्लिकेशन के केस में इन्वर्स क्या होगा कि उस इंटीजर का रेसिप्रोकल। जैसे हम लोग अगर बोलें कि 3 है, 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3। अब इसी को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये और ये कट जाता है। ठीक है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जब लोग पार्ट पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे, ऊपर का पार्ट को नीचे का पार्ट से कट कर देते थे और आंसर हमारा सिर्फ 1 हो जाता था। तो यहाँ पे वही है। इस अगर हम लोग बोलें एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो आंसर आपका रेसिप्रोकल ही होगा। उसी इंटीजर का रेसिप्रोकल लिख देंगे। अब उस रेसिप्रोकल को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाद में या फिर फर्स्ट में, आंसर हमारा 1 ही आएगा, चाहे कोई भी इंटीजर हो। तो thus the 1/a is a multiplicative inverse of a and vice versa। तो ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a। ओके, a का 1/a का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? a एक दूसरे का, जैसे उस केस में था इस केस में भी वही है। तो जब भी हम लोग दो, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 1 ही आएगा। तो ये था आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये था आपका लास्ट वीडियो इस प्रॉपर्टी का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।